नमस्कार बच्चों। जैक एग्ज़ाम आ चुकी है जो 9th 10th 11th 12th सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब सबसे पहले तो 10th 12th का एग्ज़ाम संपन्न होगा, उसके बाद 11th और 9th का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है जो बहुत नज़दीक में है। और इस स्थिति में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ मॉडल टेस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत एग्ज़ाम में आप लोगों का मददगार साबित होगा और मार्क्स को अच्छा से अच्छा प्राप्त करने में आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ें, बार बार दोहरा करके पढ़ें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है बच्चों, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन सी इसमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब हम जान रहे हैं जब भारतीय संविधान की उद्घाटन हुई थी उस सभा की कोई अध्यक्षता किया होगा और उस सभा की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा वर्ष 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। जब संविधान बना था उसी समय मूल अधिकार को संविधान में जगह दिया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हम जानते हैं वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और जिनमें से एक मौलिक अधिकार जो कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, एक को हटा दिए गए हैं, संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 5, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को किसने परिष्कृत किया? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को थॉमस हेयर ने परिष्कृत किया था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे मोटे दलों के लिए कौन सी प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त होती? इसका सही आंसर होगा छोटे मोटे दलों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी इसमें से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन ए सही होगा इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसमें से राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को क्षमादान दे या सजा को कम कर सके। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। वहीं अगर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य इसके रिटायर्ड कर जाते हैं और प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किस कार्यकाल के बाद वो रिटायर्ड होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा।
डी होगा, किसी को भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होती, बल्कि इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निकल जाते हैं, उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चयनित किया जाता है, क्योंकि वो भी एक विधायक होते हैं, वो भी एक सांसद होते हैं, और वहाँ सांसद में वह स्पीकर या अध्यक्ष चुने जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, चयनित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है? विधानसभा की गणपूर्ति का कुल संख्या का 1/10 है। ऑप्शन डी सही होगा। अगर किसी भी सत्र में या फिर किसी भी बैठक में विधानसभा में 1/10 सदस्य उपस्थित होनी चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य की विधानसभा की सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी भी राज्य की विधानसभा की न्यूनतम संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए। 60 से कम होने पर विधानसभा नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होते हैं? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खंडपीठ। तो इसका सही आंसर होगा महाधिवक्ता। कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? के.सी. हुयर ने कहा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? समवर्ती सूची में कुल 47 विषय रखे गए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था यह की जा सकती है कि वह एक उदाहरण है। तो स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह एक उदाहरण है। विकेंद्रीकरण कहने का अर्थ है कि यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, एक जगह सत्ता केंद्रीकृत नहीं रहता है, सत्ता में सभी लोग भागीदार होते हैं। स्थानीय स्वशासन आने से प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर के लोग शासन में अपनी भागीदारी देते हैं। अतः यहाँ पे आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भूमि व स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। इसका सही आंसर होगा मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है एक अर्थसंघ, एक संघ, एक सहकारी संघ, राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान भारत को एक राज्यों का संघ बताता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? सरल, कठोर, बहुत कठोर, सरल एवं कठोर। इसका सही आंसर है सरल एवं कठोर, डी। क्वेश्चन नंबर 25, किसका कारण कथन है कि यदि समय के साथ संविधान नहीं बदला तो क्रांति हो जाएगी? ए वी डायसी का, लॉर्ड टी.वी. मैकाले का, डब्ल्यू.वी. मुनरो का, एन.ए. पालकीवाला का। सही आंसर होगा लॉर्ड टी.वी. मैकाले का। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनेता, राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, खिलाड़ी।
हॉब्स को राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज्य पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन राजनेता नहीं है? जे जे रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, सभी। इनमें से सभी राजनेता नहीं हैं, इन्होंने किसी भी पद को ग्रहण नहीं किया, ये सब दार्शनिक हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर इसमें से कौन नहीं है? टी एच ग्रीन, जॉन लॉक, एच जे लास्की, एफ ए हैयक। एफ ए हैयक सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बाकी सभी स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से किनका कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? इनमें से जे जे रूसो का कथन है कि मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेता है, लेकिन फिर वह हर जगह बंधनों में जकड़ जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का कारक है? मातृसत्ता, पितृसत्ता, नरसैंगिक, आवश्यक। इसका ऑप्शन बी सही होगा, पितृसत्ता। स्त्री सत्ता की असमानता का प्रमुख कारक पितृसत्ता है, यानी पितृसत्तात्मक होने के कारण ही स्त्रियों में असमानता ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा शीर्षक लॉक वॉक टू फ्रीडम है? इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला का आत्मकथा है लॉक वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार, सभी को समान आर्थिक अधिकार, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि के आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति। इसका सही आंसर होगा डी, सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि पर आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक जॉन रॉल्स ने लिखी, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है जिसका अर्थ है, उसका अर्थ है बांधना या बंधन, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है मालिक, गुलाम, मनचला, पागल। तो अधिकारहीन व्यक्ति गुलाम ही होते हैं, गुलाम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक हैं? जेरमी बेंथम, जॉन लॉक, एच जे लास्की, एडमंड बार्कर। इनमें से जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भगवान ने सभी को जन्म से स्वतंत्र व समान बनाया है, यह कथन अधिकारों के किस सिद्धांत पर लागू होता है? कानूनी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत। यह कथन प्राकृतिक सिद्धांत पर लागू होता है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसका कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, ई वॉकर, जॉन ऑस्टिन। थॉमस हॉब्स का कथन है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कौन सी नागरिकता है? एकहरी, दोहरी, बहु नागरिकता, लोप नागरिकता। तो भारत में एकहरी नागरिकता है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41,
देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है पढ़ने से, धर्म मानने से, खाना खाने से, नागरिकता से। देशद्रोही को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंकों में धन जमा करके, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होने से। तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंकों में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि यह जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित होने से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राधा कृष्णन। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्व के खिलाफ माना है, शत्रु माना है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। 45, धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? राज्य चर्च के अधीन होगा, राज्य का कोई विशेष धर्म होगा, धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा, धर्म और राजनीति पृथक होंगे। धर्मनिरपेक्षवाद में डी ऑप्शन सही होगा। ये धर्म और राजनीति पृथक होंगे। धर्मनिरपेक्षवाद, राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46, धर्मनिरपेक्षवाद किससे संबंधित है? आतंकवाद से, विज्ञानवाद से, मानववाद से, बी और सी दोनों से। ऑप्शन डी सही होगा। धर्मनिरपेक्षवाद विज्ञानवाद और मानववाद से संबंध होते हैं। बी और सी दोनों होगा, यानी ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ये विज्ञानवाद और मानववाद दोनों से धर्मनिरपेक्षवाद संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48, शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? सत्ता का संतुलन, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, सामूहिक सुरक्षा, युद्ध त्याग की संधि। यहाँ पे राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शांति बनाए रखने हेतु उचित रणनीति नहीं होगा। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने से शांति नहीं बनाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 49, निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? निशस्त्रीकरण का ध्येय आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती है। शस्त्र कहने का अर्थ है अस्त्र शस्त्र, हथियार वगैरह की कटौती है। उतना ज़्यादा हथियार नहीं बनाया जाए जिसके चलते विश्व में अशांति फैले, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। निशस्त्रीकरण का ध्येय है आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित, विकासशील, अविकसित, इसमें से कोई नहीं। भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही हुआ। इस प्रकार बच्चों 50 क्वेश्चन जो है मस्ट VVI क्वेश्चन था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना है। ये क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, आप लोग इसको बार बार पढ़ें, समझें तथा अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स लाने की कोशिश करें। मैं इतना ही कहती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो फिर से लाऊंगी और आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।